तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपर क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ का ये है हमारा चौथा वीडियो। हालांकि कल वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए थे किसी इश्यूज के कारण, तो कल वाला वीडियो हम कल मतलब आज सुबह में अपलोड किया है लगभग 9:30 बजे के करीब। तो आप लोग प्लीज उसको देखिए सबसे पहले, उसके बाद से इस वीडियो पे आइए ताकि ये जो चीजें पढ़ाने जा रहे हैं हम उसी वीडियो से लिंक मिला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग उसको देखिए, उसके बाद से ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? सबसे पहले कल वाला रिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना बाबू। उसके बाद से हम ये पढ़ाएंगे। देखिए, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं जरा बताइए। एक्स एक्सिस पे अगर रहेगा तो नो चेंज, ठीक है भाई। और वाई एक्सिस पे रहेगा तो चेंज कर देंगे। ये चीज हम पढ़े कल। क्या चीज चेंज होता है कल हम बताए थे? साइन का कॉस में, अब कॉस का साइन में, टेन का कोट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ऐसे चेंज होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के इंटरचेंज ऐसे चेंज होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम समझाते हैं इसको, फिर से रिवाइज करते हैं। समझाना तो उस वीडियो में समझा चुके हैं, यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 19 पाई बाई मान लीजिए 6 है, ठीक है ना। 19 पाई बाई 6, तो इसको कैसे, इसका मान कैसे हम बताएंगे? तो हम बताए थे कि जो नीचे लिखा है, जो नीचे नंबर है उसका हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 6 18 6 चौक 24, तो 6 18 के करीब है ये 19। 19 जो है वो किसके करीब है? 18 के करीब है। तो 3 बार ही टेबल पढ़ेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा। इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। चलिए, कैसे पता चलेगा सर कि एक्स एक्सिस पे है? तो हमको ये बताएगा पाई, यहाँ पे जो लिखा है, अगर यहाँ पे पाई लिखा है तो एक्स एक्सिस पे है, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा है तो वाई एक्सिस पे है। सुबह वाले वीडियो में अब हम ये जिक्र कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पे पाई लिखा है यानी एक्स एक्सिस पे है, तो नो चेंज, 10 का 10 ही रहेगा। अब सर एक्स एक्सिस पे तो है, इधर है कि इधर है, इसको मतलब ये भी हम बताए थे कि अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे है, सम संख्या है तो यहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे विषम संख्या है तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे है। यहाँ से सर जुट रहा है कि घट रहा है? जुट रहा है, तो किस में जाएंगे हम लोग? थर्ड में आएंगे। थर्ड में क्या होता है? 10, तो 10 थर्ड में प्लस होता है। बातें समझ में आ रही है? 5/6 लिख देंगे, हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको लोगों को लिखना है, ठीक है ना। आगे कुछ और, मान लीजिए cos 15 पाई/4 लिखा है। चलिए इसका मान बताइए, cos 15 पाई/4 की वैल्यू। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का क्या पढ़ेंगे? टेबल। 4 चौक 16, 16 पाई, 4 चौक 16, 4 पाई प्लस घटाना पड़ेगा ना यहाँ पे, पाई/4। देखिए भाई, यहाँ पे पाई लिखा है यानी एक्स एक्सिस पे है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 4 लिखा है यानी यहाँ पे है, सम संख्या है तो घटा घटा रहे हैं तो फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉस प्लस होता है, कोई बात ही नहीं है, समझना। आ जाइए एक आध और, मान लीजिए साइन साइन 17 पाई/6, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, 3 लिख लीजिए एक बार। साइन 17 पाई/3, इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल पढ़िए, 3 छके 18, 3 छके 18 माइनस पाई/3 हो जाएगा ना ये। तो ये देखिए पाई लिखा है, नो चेंज। 6 है, 6 तो यहाँ पे है, सम संख्या है तो घट रहा है तो फोर्थ में आ गए। फोर्थ में साइन माइनस होता है ना। बताइए क्या समस्या है? एक चीज हम अब यहां से करना चाहते हैं, है ना, ये वाला लाइन हम गायब करना चाहते हैं। ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन लिख रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है ना लिखने में, इस लाइन को गायब करना चाहते हैं। हाउ? बताइए कैसे गायब करेंगे? तो देखिए थोड़ा सा कॉमन चीज इसमें देखिए क्या है। सब में 3 चीज निकाले, तो तीनों में कॉमन चीज ये है कि जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो पाई तो कंफर्म है ना, पाई/2 तो नहीं आ रहा है। जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो पाई/2 तो नहीं आ रहा है, केवल पाई आ रहा है। तो ये पाई हमें ये बता रहा है कि जब भी हम टेबल पढ़ेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, वाई एक्सिस पे नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमको दिख रहा है। किसी का भी टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे केवल पाई रहेगा
π/2 नहीं आएगा। इससे हमको ये कंफर्म होता है कि ये y एक्सिस पे नहीं है, केवल किस पे है, x एक्सिस पे है। गुड, चलिए तो जब ये x एक्सिस पे है तो अब एक सवाल ये उठता है कि सर x एक्सिस पे है, हो गया, ये बताइए इधर है कि इधर है, सवाल ये उठ रहा है ना। तो वो देखिए वो कैसे पता लगाएंगे, वो टेबल जब पढ़ेंगे ना आप तो समझ में आ जाएगा आपको। 6 3 18 3 बार पढ़े हैं ना, तो विषम संख्या आ गया है माइंड में, 3 बार पढ़े हैं तो यहाँ पे है। 4 चौको 16 4 बार पढ़े हैं तो इधर है। 3 छके 18 6 बार पढ़े हैं तो इधर है ना। तो ऐसे ही बताएंगे। अब देखिए कैसे गायब कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए लिखा है कॉट 23 π/, मान लीजिए 4 लिखा है, कॉट 23 π/4 लिखा है, ठीक है ना। हम ये वाला लाइन गायब करना चाहते हैं भाई, ठीक है। चलिए पढ़िए, ये आपको ये मदद करेगा आप लोगों को। देखिए 4 छके 24 आ गए, यहाँ पे 6 बार पढ़े है ना, तो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। लेकिन ये तो 23 है, यानी घटा रहे हैं, यहां से किस में आ गए, फोर्थ में। कॉट माइनस होता है, बताइए π/4। एक चीज और समझिए, देखिए ये जो 6 है ना वही चीज आएगा पाई के नीचे। यहाँ पे नीचे 4 है तो 4 π/4, यहाँ पे 3 है तो π/3। बातें समझ में आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए वही आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे π/4 ही आ रहा है, वही आएगा बाबू, देखो π/4 ही आएगा। π/6 है तो π/6 से आएगा। बस ये बता रहा है कि प्लस माइनस और चेंज दो चीज। एग्जाम्पल और लीजिए और देखिए, कोसेक 11 π/4, कोसेक 11 π/4 की वैल्यू क्या होगी। 4 का टेबल पढ़िए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 3 बार पढ़े हैं ना, यहाँ पे आ गए। 4 तिहाई 12 3 बार पढ़े हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए ना। सम संख्या चेंज नहीं, मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज तो नहीं होगा, तो 4 3 12 यहाँ पे आ गए, घटाना पड़ेगा, 11 लाना है तो इसमें आ गए, इसमें प्लस होता है कोसेक π/4। बताइए बाबू क्या समस्या है। साइन 14 π/3, साइन 14 π/3, 3 5 15, 3 5 15 5 बार यहाँ पे आ गए, घटाना पड़ेगा, सेकंड में आ गए, सेकंड में साइन प्लस होता है, साइन π/3। कितना कठिन है बाबू जरा बताओ, है ना। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं तो 2-3 सेकंड बढ़ जा रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा तो ये और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 10 सेकंड से नीचे भी आ जाएंगे। बस आपको ये इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन π/3 का मान। अभी तो इतना तो पता होना चाहिए ना, साइन π/3 यानी 60 डिग्री का मान जो भी हो आपको पता होना चाहिए, 23/2, ठीक है ना भाई। तो हमको लगता है कि अब इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए हमको, अब अपने टॉपिक पे आगे बढ़ना चाहिए। इसे मान लीजिए एक और बता देते हैं, 25 अरे भाई 25 π/, मान लीजिए 3 लिख दिए, फिर से सेक 25 π/3 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी यहाँ पे आ गए, सम संख्या है तो जोड़ना है तो प्रथम में आ गए, प्रथम में सेक प्लस होता है, चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्लियर हुआ है पहले से, सेक का सेक ही हो रहेगा, बस प्लस का निशान को चेक करना है, ठीक है ना। बताइए क्या समस्या है, बताओ। बढ़े ना आगे, अब इसके आगे अब हो जाएगा। आप लोग 2-4 अपने मन से देके, किताब उताब से देके उसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। आज का टॉपिक समझिए। पहले टॉपिक पढ़ने से पहले हमको 2-3 चीजें पढ़ना होगा। एक एग्जांपल से हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए 1/x+1 है, ठीक है ना। किसी भी ये फंक्शन है, फलन है, किसी भी फंक्शन का ना बाबू 3 चीजें होती है। किसी भी फंक्शन में किसी भी फंक्शन का रेंज होता है, रेंज यानी परिसर। किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है, डोमेन यानी प्रांत। किसी भी फंक्शन का कोडोमेन होता है यानी सप्रांत, ठीक है ना। तो 2 चीजें हमें इसमें से पढ़ना है, प्रांत परिसर और कोडोमेन में। प्रांत परिसर और सप्रांत में 2 चीज पढ़ना है, एक प्रांत पढ़ना है, एक परिसर पढ़ना है, ठीक है ना। प्रांत, प्रांत किसे कहेंगे, डोमेन। तो जरा बताइए आप डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन। क्या हम एक ही सेंटेंस में लिख के छोटा सा, अगर उससे छोटा सा लिख देंगे ना तो उसी से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आप ये याद रखिएगा, x का मान, x का मान, बस
प्रांत किसे कहेंगे? x का मान, x का वह मान जिस पर फलन का मान प्राप्त हो, ऐसे लिख सकते हैं, x का वह मान, x का मान जिस पर फलन का मान प्राप्त हो। अगर हम x का कोई मान मान लीजिए ले लिए, x का कोई मान ले लीजिए, उसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है ना। x का मान हम ऐसा ले रहे हैं जिस पर फलन का मान निकल ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब x का वह मान जो है वो प्रांत नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि x का वह मान जिस पर फलन का मान प्राप्त हो, है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए 5 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं? 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 5, f ऑफ 5 बराबर आ जाएगा 1/5 प्लस 1 यानी 1/6। देखिए x बराबर 5 पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/6, यानी x बराबर 5 पे फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी ज्ञात किया जा सकता है, इसका मतलब x बराबर जो 5 है वो इसी फलन का क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ? मान लीजिए x बराबर हम ले लिए -1, x बराबर -1, तो f ऑफ -1 बराबर 1/-1 प्लस 1 कितना आया? 1/0 यानी इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट लिखते क्यों है ये बताइए पहले। इनफाइनाइट इसलिए लिखते हैं ताकि इसलिए लिखते हैं कि ना इसका ना कोई मान ही हम ज्ञात ही नहीं कर पाते हैं। 1/0 इसकी वैल्यू ना हम ज्ञात ही नहीं कर पाते हैं, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 1/0 की वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनफाइनाइट लिख देते हैं। इसका मतलब f ऑफ -1 पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुई, तभी ना इनफाइनाइट लिखे हैं। f ऑफ -1 पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुई, तो क्या x बराबर -1 फलन का प्रांत कहलाएगा? यहाँ पे साफ सुथरा भी लिखा गया है कि x का वही मान प्रांत कहलाएगा, x का वही मान प्राप्त कहलाएगा जिस पर फलन का मान क्या हो? प्राप्त हो। तो क्या x बराबर -1 पे फलन का मान प्राप्त हो रहा है? नहीं, इसका मतलब x बराबर -1 इस फलन का प्रांत नहीं है। समझ में आना? कोई दिक्कत किसी को भी? बस सीधा एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में आपको बोलना है कि x का वह मान जिस पर फलन का मान प्राप्त हो उसे हम लोग फलन का क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। अब इससे इसका डिफिनेशन, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा डिफिनेशन लिखने से बढ़िया है छोटा सा याद रखिए कि x का वह मान जिस पर फलन का मान प्राप्त हो फलन का प्रांत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? यानी यहाँ पे x बराबर -1 को छोड़ करके, है ना, क्योंकि केवल यही एक बिंदु है x बराबर -1 जिस पर ये फलन का मान प्राप्त नहीं होगा। बाकी x बराबर -1 को छोड़ के ना किसी भी वैल्यू पे फंक्शन का मान प्राप्त होगा। यानी प्रांत किसे बोलेंगे? तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रांत, है ना। प्रांत कैसे बोलेंगे? x बराबर, ठीक है, x बराबर -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट के बीच में सारा होगा, बस किसको छोड़ करके? -1 को छोड़ करके, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप x बराबर लिख सकते हैं पूरा वास्तविक संख्या होगा प्रांत, लेकिन -1 को छोड़ करके। समझ में आया ना? कोई दिक्कत किसी को भी? इस फंक्शन का जो प्रांत है वो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय -1 के। कोई दिक्कत? क्योंकि -1 पे फंक्शन की वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। और प्रांत किसे कहते हैं? जिस पर फंक्शन का मान प्राप्त हो। x का वही मान प्रांत कहलाएगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो। बस आगे बढ़े। परिसर किसे कहेंगे भाई? परिसर को बोलते हैं रेंज। तो परिसर किसे कहेंगे जरा आप बताइए हमें, परिसर किसे कहेंगे? एक ही लाइन में आप लोगों को आंसर देना है। फंक्शन देखिए, यहां पे लिखेंगे फंक्शन का मान, फलन का मान, फलन का
मान, बस। ठीक है, जितने भी फलन के मान आएंगे, x की वैल्यू रखिए, फलन का मान प्राप्त हुआ, x की वैल्यू रखिए, फलन का मान प्राप्त हुआ, x की वैल्यू रखिए, फलन का मान प्राप्त हुआ। तो जितने भी फलन का मान प्राप्त हो रहे हैं वो सारे जो फलन के मान है वही क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। बात समझ में आई? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों चीज में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें ना बहुत ज्यादा भौकाल मत बनाइए। बस प्रांत किसे कहेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, परिसर किसे कहेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, खत्म। चलिए भाई साइन थीटा के बारे में आप समझते हैं। साइन थीटा ये फंक्शन है, एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिखे या थीटा लिखे बात बराबर है, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है ना। चलिए बताइए फंक्शन का डोमेन बताइए, डोमेन यानी प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बाबू जरा बताओ, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या होगा जरा बताओ। अच्छा सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि डोमेन होता क्या है। तो सर डोमेन जो होता है ना वो एक्स की वैल्यू होती है। डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है, एक्स की वैल्यू, बस एक्स की वैल्यू। अच्छा एक्स की वैल्यू यहाँ पे भारी क्या जा सकती है, तो सर ऐसा तो कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया गया है कि x का आप ये मान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं बाबू। यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो रुकावट आ रही है, ये बट्टे के नीचे है ना, यही ऊपर रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये x+1 जो है वो बट्टे के नीचे है ना, क्योंकि बट्टे के नीचे का जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे के नीचे वाला जीरो हो जाता है तो फिर वो इनफाइनाइट ही आता है, ठीक है ना। तो इसमें एक रुकावट थी, x बराबर -1 को लेना मतलब फंक्शन का मान प्राप्त न होना, ये रुकावट थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है साइन एक्स में कि आपको रोके कि x का मान ये मत लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे साइन एक्स में ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो आपको रोके कि x का मान अगर आप ये लेंगे तो फिर पूरे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसमें। इसका मतलब x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट के बीच में हम x की वैल्यू जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डोमेन हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं है। इसका रेंज बताइए, रेंज, 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 रेंज ऑफ फंक्शन बताइए बाबू। रेंज, रेंज किसे कहते हैं जरा आप बताइए हमें। फलन का मान, फलन का मान यानी साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि बाबू लीजिए -1 और +1 के बीच में जाती है। साइन एक्स की जो वैल्यू है उसका जो रेंज है यानी परिसर वो -1 से +1 के बीच में जाती है। आप लोग लगभग हमको पता है, जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं 80% बच्चों को ये पता होगा कि -1 और +1 के साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में जाती है, यानी साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है ना। 80% बच्चों को पता होगा, हाँ एक आध बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बता दो, यहाँ से सीख लेना बहुत लोग, ठीक है ना। तो अब रीजन ये है कि सर क्यों -1 और +1 के बीच में, क्यों नहीं -1 से कम या फिर क्यों नहीं -1 से ज्यादा, इसका कोई रीजन बताओ आप लोगों में से कोई एक, किसी को पता है? चलिए पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, कि पता है हमें, सर हमें बताए थे हमारे कोचिंग वाले सर या फिर हमारे स्कूल वाले सर, ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम बताते हैं आप लोगों को कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही क्यों रहती है, इसके बाहर क्यों ले जाती है। आइए बाबू, साइन एक्स बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। देखिए समकोण त्रिभुज की बातें होती है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बातें होती है, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण जो होता है ना वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन लंब, समझ में आ रहा। कर्ण जो है वो हमेशा क्या होता है, लंब से बड़ा होता है। अब एक काम करिए, इसको ना नंबर से चेक करिए, यानी बट्टे के नीचे वाली संख्या ना हमेशा बड़ी है, ठीक है ना, और छोटी संख्या कौन है, ऊपर वाली संख्या, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, जरा इसको डिवाइड करिए, आप कितना आएगा 1/2 यानी 0.5 आएगा, ठीक है ना। और कोई भी संख्या लेके चेक करिए आप, मान लीजिए 5 लिए नीचे
नीचे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि कड़ है ना, नीचे बड़ी है। कोई भी संख्या लीजिए, 5 ले लिए आप, 2 लिखे, यहाँ कभी क्या आएगा 0.5 आएगा। कुछ भी दे सकते हैं आप, 100 तो नीचे 200 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, 400 ले लीजिए, है ना, 150 ले लीजिए, बस बड़ा होना चाहिए। जब इसको आप काटेंगे तो 1/4 यानी 0.25, समझ में आ रहा है? 0.25। बातें समझ में आ रही होंगी, बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। 3 बट्टे मान लीजिए, है ना, 2/3 मान लीजिए, ले लीजिए 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, फिर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, 6.6 समथिंग। क्या कॉमन, क्या दिख रहा है आप लोगों को, जरा बताइए। देखिए मेरे बच्चे, अगर कड़ जो है बट्टे के नीचे है, यानी बट्टे के नीचे वाली जो संख्या जो अगर बड़ी है, बट्टे के नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है, तो जो वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से छोटी आती है ना। देख लीजिए इसमें, जो अगर बट्टे के नीचे वाली संख्या बड़ी है तो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। पहला बात समझ में आ रहा? 1 से क्या आएगी? छोटी आएगी। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसमें इस बात में दम है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस मतलब 1 से छोटी आएगी, पहला बात। दूसरा बात, जरा आप और देखिए, एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को इस त्रिभुज के माध्यम से। ये तो चीज समझ में आ गया ना कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस मतलब 1 से छोटी ही आएगी, क्योंकि कड़ नीचे है भाई, यही से क्लियर हो गया, कड़ नीचे है तो 1 से छोटी आएगी, ठीक है ना। तो जरा इसमें देखिए, तो अब आगे थोड़ा सा और समझाते हैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बराबर भी तो बोल रहा है ना, तो बराबर क्यों आ रहा है भाई? जब कड़ है तो छोटा ही है तो हमेशा छोटा रहना चाहिए। यहाँ पे बराबर भी आ रहा है, बराबर क्यों आ रहा है, जरा इसको देखिए। आप देखिए बाबू, ये आधार है और ये लंब है और ये कड़ है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, आधार को ना कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मान लीजिए इतना कम कर दिए तो ये कड़ यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए ना इतना कम कर दिए, इतना कम कर दिए, तो कड़ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आधार इतना छोटा हो गया, आधार कैसे हो गया? ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये आधार हो गया। अब इस आधार को और कम कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं, आधार को और कम कर रहे हैं। हो सकता है ना, आधार कम हो सकता है बाबू, आधार को और कम कर रहे हैं ऐसे, आधार को और कम कर रहे हैं। तो आधार एकदम बिल्कुल समझे कि 0 के करीब पहुंच गया है। आधार कहाँ पहुंच गया? 0 के करीब। उस कंडीशन में कड़ जो है, जो कड़ था ना, ऐसे इतना बड़ा था कड़, अब जब ये आधार इतना बड़ा था, जब आधार को हम छोटा करते गए हैं तो कड़ का मान ना कम होता गया है, कम होता गया है, कम होता गया है। तो एक समय ऐसा है जो आधार है वो एकदम बिल्कुल 0 के करीब पहुंच गया है। उस समय कड़ जो है वो लंब के बराबर हो चुका है। आप देखिए, जब आधार को एकदम बिल्कुल कम कर देंगे तो उस कंडीशन में कड़ जो है लंब के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब लंब और कड़ आपस में बराबर हो जाएंगे, जब लंब और कड़ बराबर हो जाएंगे तो नीचे भी लंब लिख सकते हैं, तो कड़ कड़ के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई दोनों बराबर हो गया ना, तो कड़ के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है। एकदम ना क्षणिक समय के लिए जो है कड़ जो है वो लंब के बराबर होगा, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए कड़ जो है वो लंब के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। बातें समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब एक चीज और समझिए, इधर का क्लियर हो गया, +1 आ गया, सर -1 क्यों आ रहा है? एक से बस छोटा यानी पीछे तक -1 का क्या खेल है? आप जरा ध्यान से सुनिए। हम बताए थे बाबू आप लोगों को कि जो कड़ है, कड़ कड़ जो है वो ना ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये हमेशा प्लस रहता है। लेकिन लंब जो है, लंब वो कभी प्लस हो जाता है और कभी माइनस होगा। ऐसे समझिए, 10 इधर है और इधर 5 है। इस समय 10 बड़ा है 5 से, ठीक है ना, 10 बड़ा है 5 से। अगर चिन्ह चेंज हो गया तो फिर -5, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अगर 10 का चिन्ह चेंज हो गया तो अब ये बड़ा हो जाएगा, 10 छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये 5 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसका सब निर्भर इसी पे है ना, लंब पे, लंब पे निर्भर है सब। अगर लंब माइनस में होगा, लंब कड़ बराबर है, तो 1 -1 आ सकता है, तो उस कंडीशन में साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। बताइए, ये चीज तो है।
बताओ क्या समस्या है इसमें, है ना, बस यही है। -1 और +1 का खेल यही है। ये लंबवतिक कण, कण हमेशा नीचे रहता है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें आधार लंब और कण आपस में बराबर हो जाते हैं, जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और कभी कभी लंब माइनस में भी हो सकता है, कभी लंब प्लस में भी हो सकता है। अगर लंब प्लस में हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर कभी लंब माइनस में हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, बातें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा के बारे में इतना हो गया। अब साइन थीटा का ग्राफ को देखिए। साइन थीटा का ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझिए। बाबू समय तो है नहीं हम लोग के पास बहुत ज्यादा, हम सोचे थे कि साइन कॉस टेन तीनों हो जाएगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, जहां तक वो होगा उतना करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। और कल हमारा ये आखिरी दिन भी रहेगा बेसिक का। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखो। ग्राफ कैसे बनता है जरा हमको ये चीज बताओ, ग्राफ बनता कैसे है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ना बाबू बिंदुओं की मदद से बनता है। किसकी मदद से बनता है, बिंदुओं की मदद से बनता है। ठीक है ना भाई, बिंदुओं की मदद से बनता है। आगे नहीं लिखते मैं सोच रहा था। चलिए बिंदु निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, +1, और यहाँ पे -1। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाइए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब अंदाजा नहीं मिल रहा है, सीधा है कि अच्छा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, आइए बिंदु निकालते हैं। अगर देखिए यही है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू रखने की वाई की वैल्यू क्या आएगी तो बिंदु हो जाएगा वो। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की वैल्यू साइन 0 का मान 0 होता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 डिग्री, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो fx की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, fx को y भी तो बोलते हैं ना, तो दोनों बात बराबर है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी एक बिंदु हमें मिल जाएगा 0, चलिए अगला बिंदु। अगर x की वैल्यू 30 अंश रखते हैं तो y की वैल्यू 1/2, यानी 0, 1/30, 1/2, कोई समस्या नहीं है। अगर x की वैल्यू आप रखते हो 60 अंश तो आ जाएगा y की वैल्यू 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 60 डिग्री पे 1/√2। ये सब बिंदु में मिल रही है हमें, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। x की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 120 डिग्री रखते हैं, 120 डिग्री तो y की वैल्यू कितना कितना मिलेगी 120 डिग्री, यानी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा यानी 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 अंश का मान 1/√3/2, √3/2। कुछ गलत लिख दिया क्या यहाँ पे, √3/2, ठीक है ना, √3/2, √3/2। अब ना थोड़ा सा अंदाजा भी लगा के करेंगे हम लोग। इतना बिंदु मिल गया 1 2 3, और ये एक बिंदु ये भी मिल गया 0 90 कामा 1 और 120 कामा 120 कामा √3/2। ठीक है ना भाई, 180 पे देखोगे, 180 पे देख लो, साइन 180, हाँ देख लो 180 पे देखो, 180 पे क्या होगा, x बराबर अगर 180 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है ना, साइन
180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। साइन 180 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 90, है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन का कॉस प्लस जुट रहा है तो द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय में साइन प्लस होता है तो प्लस 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अरे भाई साइन 90 का मान 1 होता है, ये तो कॉस 90 है तो 0। बातें समझ में आई होगी, तो इतना से करते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, एक एक बिंदु को पहचानो आप, एक एक बिंदु को पहचानो, चलो जल्दी जल्दी पहचानो, समय नहीं है। पहले तो 0,0 यानी ये बिंदु, ये बिंदु 30 डिग्री और 1/2, देखिए डिवाइड कर लो 3 भागों में। ये π/2 90 है ना, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, अंदाजा लगाएंगे ना। हाँ क्लियर। तो 30 1/2 यानी 1 का आधा यहाँ पे और ये 30 यहाँ पे, यहाँ पे ये बिंदु मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ये देखिए 60 कमा 1/√2, तो ये 60 है। अच्छा √2 है कि ना, 1/√2 है कि ना। बाबू आप अगर कैलकुलेटर निकालोगे तो ये जो 1/2 है ना, 1/2 ये आधा होता है 0.5 और 1/√2 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक तो छोड़िए, एक तो बहुत ज्यादा है, 1/√2 जो है ना वो एक से ना थोड़ा सा ज्यादा होगा। कैलकुलेटर निकाल के चेक करिएगा, आप चेक नहीं किए आप चेक कर लीजिएगा, तो एक से ना थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 60 पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर गलत लिख दिए क्या, ये √3/2 है ना, √3/2। √3/2 जो है ना वो 0.5 से ना ज्यादा होता है, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना। 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मान लेते हैं यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और 90 पे एक आ गया, यानी यहाँ पे। बिंदु समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 120 पे √3/2, तो एक से कम ना, 120 यहाँ पे है, 120 कहाँ पे है यहाँ पे, 150 यहाँ पे है, तो 120 पे √3/2 तो मतलब इसके सीधा में यानी यहाँ पे, ये ना अंदाजा जब लगाएंगे आप, ये ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, अब ये फिर घटेगा ऐसे, ऐसे घटेगा, ठीक है ना भाई, ऐसे घट रहा है। अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना, जैसे ये बढ़ाएंगे इधर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ऐसे घटेगा, ये ऐसे 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 घटते हुए पाई पे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई का मान कितना है 0 डिग्री, 180 पे कितना है 0 डिग्री, तो ये घटते हुए आएगा तो वो आ जाएगा आपका 0 पे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। चित्र बनाते नहीं है हम, फिर आप इधर आएंगे आपको अंदाजा लग जाएगा, अब इधर से ऐसे जाएगा, जब 3π/2 यानी 270 की बात करेंगे तो -1 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। साइन 3π/2 कैसे चेक करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 का नम 2, तो साइन पाई प्लस π/2 है ना। पाई है तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, पाई यहाँ पे होता है जुट रहा है, थर्ड में आ गए, थर्ड में साइन माइनस होता है और π/2, तो साइन π/2 का मान -1, समझ में आया ना, -1, ठीक है। अब ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे फिर घटता जाएगा, ऐसे इधर आएंगे जब नीचे तो ये ऐसे घटता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा ना। चित्र बनाने नहीं आता हमको, फिर भी ट्राई किया आप लोगों के लिए। जरा आप लोग बताइए क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है इसमें, जो भी चीज ना समझ में आए एक बार जरा बताइए आप लोग। साइन थीटा का ग्राफ, कोई दिक्कत बाबू बताओ। अब ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें इसको हटा देते हैं, इसके वीडियो पॉज करके आप लोग इसको अगर लिखना हो तो लिख देना, ठीक है ना। चलिए 3 चीजों के बारे में हमको बस जानना था, एक साइन थीटा का डोमेन यानी प्रांत, एक साइन थीटा का रेंज यानी परिसर, एक साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए जरा ग्राफ की मदद से ना हम साइन थीटा के बारे में और क्या जान सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज सीखना है। साइन थीटा के बारे में ग्राफ की मदद से साइन थीटा के बारे में हम क्या और जान सकते हैं, जरा आप लोग बताइए हमें।
देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, बाबू ध्यान से सुनो। यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, है ना। आगे आएगा, आगे हम बता देते हैं क्या आएगा। आगे ना ये पाई आ गया तो 2 पाई आएगा, तो इसको देखो, और इधर आके इधर जब आएंगे तो -2 पाई आएगा। छोड़िए इतना से, देखिए इतना से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को, जब फंक्शन का ग्राफ जब यहाँ पे जाएगा ना, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है। जब फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे जाएगा यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी, आ रही है। जब फंक्शन का ग्राफ इस एक्स एक्सिस पे जाएगा, इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो 0 आ रही है, ठीक है ना। कितना आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो जरा देखिए साइन एक्स की वैल्यू किस पे, यक्स के किस किस मान पे 0 आ रहा है। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो यक्स के किस किस मान पे 0 आ रहा है। -पाई पे 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है ना, 0 पे आ रहा है, पाई पे 0 आ रहा है। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो यक्स के किस मान पे 0 आ रहा है, हम ये पता लगा रहे हैं। पाई पे 0 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आ रहा है। ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 3 पाई पे भी 0 आएगा, क्योंकि देखो 0 पाई 2 पाई ऐसा तो नहीं है कि सम संख्या पे, क्योंकि यहाँ पे 1 भी लिखा है, यानी विषम संख्या पे भी आ रहा है और सम संख्या पे भी आ रहा है। बस गुणे में पाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई, न कि पाई/2। इस बात पे ध्यान रहे बाबू, न कि पाई/2। तो 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पे साइन थीटा की वैल्यू इधर माइनस में भी आ सकते हैं, -2 पाई, -3 पाई, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, सब पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। यक्स के इन सारे मानों पे क्या आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो क्या सर हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे कि यक्स के इन सब मानों पे वैल्यू 0 आ रही है? क्या कोई ऐसा ट्रिक बताइए मैथमेटिकल, मतलब जिसको छोटे से चीज मतलब याद रख ले, सबके लिए काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब लिखेंगे, अगर हम देखेंगे यक्स बराबर, देखिए हम लिख के दिखाते हैं आप लोगों को, साइन यक्स की वैल्यू 0, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू 0 होगी जब, ऐसे लिखो, फॉर ऑल एक्स इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, जहां फॉर ऑल को यहां लगा दो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, आपको ध्यान से सुनो, ये है क्या, n है क्या, है ना। देखो -3, -2, -1, इधर -4, -5, -5, इधर 0 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, गुणा में पाई होना चाहिए, गुणा में पाई होना चाहिए, तो गुणा में पाई होना चाहिए। और ये जो n चेंज हो रहा है ना, n जो चेंज हो रहा है वो पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में भी हो रहा है प्लस में भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर, ठीक है ना, पूर्णांक बोलेंगे उसको, क्योंकि माइनस में भी प्लस में भी और जीरो में भी फ्रैक्शन में नहीं है, यानी वो पूर्णांक है। तो क्या है इसका मतलब, जरा आप समझिए, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स जो है वो 0 होगा। कहां पे 0 होगा, यक्स बराबर n पाई पे 0 होगा। प्रत्येक फॉर ऑल यक्स के सभी मानों पर n पाई पर क्या होगा, ये 0 होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब हुआ है, होता है उन सभी के लिए या फिर इन सभी के लिए, है ना, या फिर लिख लो सभी के लिए, सभी के लिए। किन सभी के लिए भाई, यहाँ पे आगे लिख दिया गया है कि n यानी का कोई भी मान लीजिए यहाँ पे जो आएगा उस पे साइन एक्स क्या होगा, 0। जैसे मान लीजिए हम ले लिए n का मान 0, n का मान क्या ले लिए 0, तो x का मान क्या आएगा 0। अगर n का मान 1 ले लिए तो x का मान क्या आएगा पाई। अगर n का मान 2 ले लिए तो x का मान कितना आएगा
2 पाई। अगर n का मान -1 ले लिए तो x का मान -पाई आएगा। अगर n का मान -2 ले लिए तो x का मान -2 आएगा। ठीक है ना। इन सारे मानों पर साइन x क्या होगा, 0। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए इस लाइन को आपको याद रखना है। कंप्लीट जानकारी अभी, हाँ थोड़ा सा बच गया होगा। देखिए हम अपने हिसाब से तो सब बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, हमसे पॉसिबल नहीं। जितना हमको नॉलेज था हम आपको साइन थीटा के बारे में बता दिए। और भी बहुत चीजें कुछ होंगी। फिलहाल के लिए जब हम इंटर में पढ़ रहे हैं तो इतना काफी है आप लोगों को पढ़ने के लिए, है ना। साइन थीटा के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना भाई। तो आप लोग बस इतना समझिए कि कैसे और क्यों साइन थीटा के बारे में जरा बताइए किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। तो बच्चों ये साइन थीटा के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। समय ज्यादा हो रहा है तो इसके वजह से जल्दी से cos थीटा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आज के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है ना। आज का इतना ही टॉपिक रहेगा, cos थीटा के बारे में पढ़ लो। तो sin थीटा पढ़ चुके हैं तो cos थीटा ना थोड़ा सा आसान होगा, जल्दी से पढ़ सकते हैं इसको। sin थीटा के बारे में जल्दी से पढ़ सकते हैं cos थीटा के बारे में। तो fx बराबर होता है cos x। जल्दी जल्दी बताइए भाई, डोमेन बता दीजिए जल्दी से और रेंज बता दीजिए इसका जल्दी से। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोमेन कहां से निकल रहा है। एक्स की वैल्यू जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, ये भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होगा, है ना। और रेंज क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होती है लंब बट्टे आधार बट्टे कड़। आधार बट्टे कड़ से आता है। हालांकि यहाँ पे भी कड़ जो है वो हमेशा नीचे है, तो इसलिए -1 और +1 के बीच में ये भी होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि आधार इज ऑलवेज लेस देन कड़, या फिर कड़ इज ऑलवेज ग्रेटर देन आधार, है ना। हिंदी इंग्लिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना भाई। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि यहाँ पे भी कड़ हमेशा बड़ा है और ऊपर छोटी वैल्यू है तो 1 से छोटी ही आएगी। cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं, ये लंब है, लंब को उस बार आधार को कम करते गए हैं, इस बार लंब को कम करते जाइए। जब लंब कम करते जाएंगे आप धीरे 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 धीरे, तो कड़ का भी तो मान कम होता जाएगा। एक समय कड़ इतना बड़ा था, देखिए यहां से लेकर के इतना बड़ा था। अब लंब को कम करते गए हैं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अब ये एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। जिस समय लंब का मान बिल्कुल 0 के करीब होगा उस समय आधार और कड़ का मान बिल्कुल इक्वल होगा, है ना, एकदम इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में ये cos थीटा की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। कोई भी दिक्कत किसी को भी, नो सर। हालांकि यहाँ पे आधार है तो आधार प्लस में भी हो सकता है, आधार माइनस में भी हो सकता है। जब आधार प्लस में होगा तो cos थीटा 1 से छोटा होगा, जब आधार माइनस में होगा तो cos थीटा -1 से बड़ा होगा। जरा आप यह बताइए हमको इसमें क्या कंडीशन है। जैसे साइन थीटा वाला हुआ था ना भाई, वैसे ही ये भी है। जरा बताइए क्या दिक्कत है किसी को भी। जैसे साइन थीटा का मान -1 से +1 तक हुआ है, वैसे ही cos थीटा का मान भी -1 और +1 के बीच में ही होगा। क्यों होगा, जरा कंडीशन समझिए। समझा दिए आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी। अरे बाबू बताओ, बताओ आप लोग अगर कोई भी कंडीशन कोई भी दिक्कत हो तो। नहीं है ना। चलिए ग्राफ की बात कर लेते हैं जल्दी से। समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ की। ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ की। ठीक है। देखो ग्राफ, तो ग्राफ के लिए क्या हम इसको फिर से ला देंगे, आ जाएगा तो बढ़िया है। आ जा भाई।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। छोड़िए, बना ही देते हैं। बुलावा आने पे भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है ना। इतना लेजी पर्सन हम ना बने तो अच्छा रहेगा। देखिए, पता है आज कितना गर्मी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अरे भाई, कैसे हम इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ये हमको ही पता है। खैर, यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई, है ना। यहाँ पे 3 पाई बाई 2, है ना, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे। इधर -पाई बाई 2, यहाँ पे -पाई, और यहाँ पे -3 पाई बाई 2 बाद में लिखते हैं। चलिए, किसी भी बिंदु को बनाने के लिए बाबू पहले ये लाइन लिख इसमें, है ना। इधर से देख लेना सीधा तिरछा अपने आप, पास रहते तो हमको भी समझ नहीं आता है सीधा के तिरछा है, ठीक है भाई। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो बिंदु निकालते हैं यहाँ पे। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो y यानी फंक्शन cos x की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी हमें बिंदु मिल जाएगा 0, 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं आप तो y की वैल्यू मिल जाएगी √3/2, यानी बिंदु मिल जाएगा 0, 0 नहीं, 30 डिग्री, √3/2। अगर आप x की वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री तो y की वैल्यू मिल जाती है आपको 1/√2, यानी 45 डिग्री, 1/√2, हमें एक पॉइंट और मिल गया। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं आप तो y की वैल्यू मिल जाती है 1/2, यानी 60 डिग्री, 1/2। थोड़ा सा और, अगर आप x की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है आपको 0, यानी 90 डिग्री, 0, ठीक है ना। और बनाए, अभी यूज आएगा तो बना लेंगे। चलिए बिंदु निकालते हैं। सबसे पहले तो 0, 1 कहाँ पे है भाई, 0, 1 आप जरा बताओ। 0, 1 एक्स एक्सिस पे 0 चलना ही नहीं है, वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, बहुत सुंदर। 30 डिग्री, √3/2, 30 डिग्री देखिए 3 भागों में बांटिए, 1, 2, 3, यहाँ पे 30 डिग्री, √3/2, यानी 1 से थोड़ा सा कम ना, बहुत ज्यादा कम नहीं, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम यहाँ पे, ठीक है ना। 45 डिग्री, 1/√2, इसके मद्देनजर रखते हुए बीच में आ जाएंगे 1/√2, √3/2 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। 60 डिग्री यानी 1/2, यानी 0.5, यानी 1 का आधा, 60 डिग्री पे आ जाएगा यहाँ पे। किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बाबू, अगर समस्या है तो फिर से क्या समस्या होगी भाई, हाँ। 90 डिग्री का हर समय समस्या ही होगी। 90 डिग्री, 0, 90 डिग्री, 0 कौन सा बिंदु होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। अगर आप 120 पे निकालते हैं तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप 150 पे निकालते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप पाई पे निकालते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। समझना, ऐसे बनता है ये, आप लोग निकाल के चेक करिएगा, इसका ग्राफ आएगा, जरा ध्यान से समझिए बाबू। इधर से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे, समझ में आया? ड्राइंग अच्छी बना लेते हैं हम, बना ले रहे हैं हम, ये बताइए आप लोग। ये ऐसे, बहुत सुंदर, अरे ये ऐसे, बहुत सुंदर, ये ऐसे, क्या ड्राइंग है,
है ना, देख लेना ये अपने हिसाब से। कोई समस्या किसी को भी ग्राफ बनाने में, बिंदुओं की मदद से बनती है भाई। 0,1 यक्स का मान 0 तो y का मान 1, तो यहां से स्टार्ट होगा। साइन एक्स में यहां से स्टार्ट हुआ था, ये यहां से स्टार्ट होगा, बस ये ध्यान देना। अगर आप ये ध्यान दे दिए तो हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या दिख रहा है, जैसे उसमें दिखा था, क्या दिख रहा है बाबू बताओ। देखो हमको क्या दिख रहा है कि जो कॉस थीटा है ना, वो देखो π/2 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है, ऐसे ही 5π/2 पे क्या होगा, 0 होगा, ऐसे ही 7π/2 पे क्या होगा, 0 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट। -π/2 पे 0 है ना, ऐसे ही -3π/2 पे क्या होगा, 0 होगा, ऐसे ही -5π/2 पे 0 होगा ना, ऐसे ही 0 होगा। बात तो समझ में आ रही है। तो अब इनको सबको लिखना है, यक्स के किन किन मानों पे ये 0 हो रहा है। तो यक्स बराबर π/2 पर ये 0 हो रहा है, यक्स बराबर 3π/2 पर 0 हो रहा है, यक्स बराबर 5π/2 पे 0 हो रहा है, यक्स बराबर 7π/2 पे 0 हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे माइनस में भी 0 हो रहा है, प्लस में भी 0 हो रहा है, प्लस π/2 पे 0 हो रहा है, माइनस π/2 पे 0 हो रहा है, प्लस π/3 पे भी 0 हो रहा है, माइनस पे भी, है ना, प्लस माइनस पे भी 0 हो रहा है, ऐसे करके, है ना, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लो, सबके लिए एक ही लाइन में लिख लो परिभाषा के हिसाब से। कैसे बाबू लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिए। एफ एक्स बराबर जो cos x है या फिर cos थीटा है, दोनों चीज एक ही है फिलहाल। यहाँ पे 0 होगा cos x की वैल्यू कब, x बराबर बाबू π/2 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 π/2, हर जगह π/2 है, π/2 कॉमन है, π/2 कॉमन हुआ, ठीक है। क्या बदल रहा है जरा इसको देखिए, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। बातें समझ में आ रही है। विषम संख्या, विषम संख्या चेंज हो रहा है, ठीक है ना। विषम संख्या लिखने का जो गुण होता है, जो नियम होता है, वो क्या होता है, 2n+1। बस n के बारे में आप बता दीजिए कि n है क्या, काम हो जाएगा। तो n जो है ना भाई, देखिए प्लस में भी है, मतलब +3 भी है, -3 भी है, +3 भी है, माइनस भी है, यानी केवल नेचुरल नंबर अगर लेंगे तो प्लस ही आएगा ना, माइनस वाला तो आएगा ही नहीं। ऐसा क्या ले कि वो माइनस का भी काम कर दे और प्लस का भी काम कर दे, दोनों का काम कर दे, तो वो है आपका इंटीजर, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू cos x जो कि 0 होता है यक्स के उन सभी मानों पर π/2 के मल्टीपल में, π/2 के मल्टीपल में एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी विषम संख्या। π/2 के मल्टीपल में एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी विषम संख्या। मेरे बाबू ध्यान से सुनो, अगर π/2 के मल्टीपल में सम संख्या आएगा तो 2 से ये कट जाएगा, π/2 आएगा ही नहीं, π/2 आएगा ही नहीं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि π/2 के मल्टीपल में जो भी कुछ हो वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि अगर सम संख्या है तो वो π/2 है ही नहीं। अगर ये सम संख्या है, π/2 के मल्टीपल में या फिर गुणा में या फिर गुणांक में अगर कोई सम संख्या आ गया तो वो π/2 है ही नहीं ना, वो तो कट चुका है, वो ये तो कट गया, ये तो 8π है। यानी सब बात एक ही है, विषम संख्या बस। π/2 के मल्टीपल में अगर π/2 के मल्टीपल में, π/2 के मल्टीपल में यानी गुणा में ऑर्डर संख्या यानी विषम संख्या आएगी तब cos थीटा 0 होगी।
अब 20 समझ में आया ना। cos थीटा 0 डिग्री नहीं होगी, 0 डिग्री, 0 होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है बताओ। साइन थीटा और cos थीटा के बारे में क्या चीज नहीं समझ आ रहा है वो बताओ फटाक से, है ना। हमको लगता है कि समय बहुत ज्यादा हो गया और आप लोग इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आएगा तो आप हम लोग हमको ना एक बार बताइए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कैमरे में अच्छे से नहीं आएगा हो सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए परिभाषा को। इस बात पे याद रहे, जहां पे भी बाबू दिक्कत है किसी को भी आप लोग हमें बताइए। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा ना थोड़ा सा कठिन होता है ना। कठिन क्या होता है, आसान है। इसके अलावा जो चार बचे ना, टेन कॉट सेक कोसेक, वो इन्हीं की मदद से होंगे। साइन कोसेक सेक कॉट और टेन किसकी मदद से होगा, तो इन्हीं साइन और कोसेक, साइन और कॉस की मदद से होगा। तो आज हम साइन और कॉस को रहने देते हैं, काफी टाइम हो चुका है। बाकी जो चार बच रहा है, कल हमारा इसका आखिरी दिन रहेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो चारों जो टॉपिक है मतलब उसके बारे में कल हम सीख लेंगे, उसका ग्राफ से लेके पूरा जो भी है सब सीख लेंगे। उसके बाद से परसों से हम लोग पढ़ेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो बताना बाबू आप लोग कमेंट में कि ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है, जरा आप लोग बताइएगा, जिससे हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।